8. मैं बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सारी कहानियां सुना करता था। कुछ कहानियां ऐसी होती थीं जिसे सुनकर मैं इतना ज्यादा खुश हो जाता था कि उस कहानी का कैरेक्टर मैं खुद को समझने लगता था। और ऐसा होते होते कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं उस जगह पर चला जाऊं जहां पर एक्चुअली वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था। उदाहरण के तौर पे बचपन में मैं रावण बनता था। मुझे लगता था कि मैं रावण का पुनर्जन्म हूं। सुनने में अजीब लगा ना? ऐसा ही होता था बचपन में। पर बचपन से क्या होगा अगर वो चीज आपके दिमाग से कभी जाए ही ना? कभी वो चीज आपके दिमाग में ऐसी फिट कर दी जाए कि आपको सिर्फ यही लगे कि जो भी हो रहा है वो सब एक पुनर्जन्म का हिस्सा है और कुछ नहीं। कुछ ऐसे क्राइम केसेस जहां पर लोगों ने किसी और को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उनके पुनर्जन्म का बदला थे। अब सबसे अजीब और ताज्जुब की बात यह है कि आपने पिछले जन्म की लाइफ का बदला लेने के लिए ये जन्म क्यों चूज किया और आपको वो याद कैसे आ गया। ऐसे कई सारे हत्याकांड सामने आए हैं जहां पर किसी इंसान ने किसी एक अनजान इंसान को बेवजह मार दिया है, बिना यह जाने कि वो उससे क्या मतलब रखेगा या फिर उसके बाद होगा क्या। अपने अगले ऑडियो लॉग को सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही आया कि आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो पुनर्जन्म के चक्कर में लोगों को मार देते हैं। चलिए एक बार पहले इस ऑडियो लॉग को सुनते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इस केस में ऐसा क्या अलग हुआ था जो और किसी केस में हुआ नहीं था, जिसे पुलिस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। केस नंबर 35। आज कोर्ट में एक ऐसा केस आता है जो इतना अजीब होता है कि हम लॉयर्स भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कभी इस केस को सॉल्व करा जाए या फिर नहीं। अभय और अर्जुन, दो ऐसे लड़के जो महज 17-18 साल के थे। उन्होंने दो पूरे परिवार को बहुत बेरहमी से मार डाला, वो भी बिना किसी सबूत के साथ, बिना किसी प्रूफ के साथ। पुलिस ने जब सारे लाशों की ऑटोप्सी करी तो उनके अंदर एक अजीब से सेडेट्स पाए गए जो बेहोश करने में कारगर होते हैं। जाहिर सी बात है कि इन दोनों ने पूरी फैमिली को बेहोश करके पूरी तरीके से मार डाला। इनके वेपन्स भी घर के बनाए हुए वेपन्स होते थे। कोर्ट में आने पर इनके आंखों में एक अलग सी चमक थी। डिफेंस लॉयर का ये कहना था कि ये पुनर्जन्म की वजह से कर रहे हैं। इनके पुनर्जन्म का बदला इन्होंने इस जन्म में लिया है। खैर, कोर्ट में कई सारे ट्रायल्स हुए, हमने भी कई सारे साइकोलॉजिस्ट पेश किए, हमारी तरफ से एक स्पिरिचुअल लीडर्स भी गए। कोर्ट में ये मामला और ज़्यादा संगीन तब हुआ जब इन्होंने मेडिकल प्रशिक्षण कर रहे डॉक्टर और नर्स दोनों को मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट ने इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा तो दे दी, लेकिन उस मास्टरमाइंड का क्या जिसने ये सारी चीज़ें अपने लालच के लिए इनको बहका कर कराई। कुछ तो ऐसा था जो कोर्ट, साइंस और सुपरनैचुरल के परे था। ये केस मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बस ऐसा लगा कि सबूत सामने आए, दोषी को पकड़ा, उसके बाद उसे आजीवन जेल में डाल दिया। सामने आकर भी एकदम अजीब रहा। आखिर क्या था इस केस का मेन पहलू जो हमारे और कोर्ट के दिमाग से बिल्कुल परे था। मैं आज भी इसी पहेली को सॉल्व करने में लगा हूं। जिस तरह से आपने ऑडियो लॉग में सुना, इसमें कई सारे पहलू थे। एक पहलू अगर होता तो मैं आपको शायद हर एक चीज बोलकर डिस्क्राइब कर देता। चूंकि जस्टिस तो सर्व हो गया, लेकिन फायदा क्या है ऐसे जस्टिस का जहां पर आज भी जो मास्टरमाइंड है वो कहीं और घूम रहा है। आज भी आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर अपराधों की व्याख्या की जा रही है। तो फिर मेरा दिल हट जाता है कभी कभी इन सारे भ्रम से और इन सारी सच्चाई से। चलिए पहले जानते हैं कि अर्जुन और अभय, ये जो दो लोग थे, इनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। इनके बचपन के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो बच्चे जिन्होंने दो परिवारों की निर्मम हत्या करी है, वो भी बड़ी शातिरता के साथ, ऐसे जैसे सबूत ही ना मिले हों। दौलतपुर एक गांव था। रीजन मैं आपको नहीं बता सकता कि वो एक्चुअली कौन सा स्टेट था, पर वो उस गांव के दो अजीब से बच्चे थे। कहा जाता था कि बहुत ही
एबनॉर्मल पैदा हुए थे और लोगों से भी बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें करते थे। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट मौत और इन सारी चीज़ों को जानने में लगा रहता था। उनके व्यवहार में ऐसी असामान्यताएं थीं कि अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिरकार वो लोग ऐसी हरकत करते क्यों थे। वो जानवरों को मार देते थे, फिर उनके शरीर को फिर से एक साथ जोड़ते थे, दीवारों पर अलग अलग रहस्यमय चित्र बनाते थे और घंटों अंधेरे कमरे में बैठे रहते थे। गांव वालों को उनसे धीरे धीरे डर भी लगने लगा कि आखिरकार ये बच्चे कहीं कुछ गलत ना कर दें। पर ऐसा ही हुआ। एक दिन एक हंसता खेलता परिवार, निशा जो कि उस गांव की बहुत ही अच्छी समाज सेविका थी, उसका परिवार था। उनका घर गांव के अंतिम छोर पर था। यहां पर जो हुआ वो मैं आपको अभी पहले पुलिस के हिसाब से बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में मर्डर को अंजाम दिया तो दिया कैसे। दो ऐसे योजनाबद्ध तरीके से जो खून हुए हैं वो बड़े खतरनाक थे। चूंकि तीसरे खून में ये लोग पकड़ लिए गए थे, इस वजह से ज्यादा ब्रूटल और कुछ हो नहीं पाया, पर शायद और भी कुछ हो जाता। चलिए मैं पहले आपको सबसे पहला हत्याकांड जो हुआ उसके बारे में बताते हैं। निशा का परिवार बहुत ही सुखी परिवार था। उनके परिवार से अक्सर लोग मदद लेने आते थे। उस परिवार की गतिविधियों पर शायद अभय और अर्जुन दोनों ही नजर रख रहे थे और उन्होंने एक बेहद योजनाबद्ध तरीके से हमला भी किया। रचना ऐसे करी कि सबसे पहले उन्होंने उनके घर में घुसने से भी पहले बिजली काटी। फिर दोनों ने अपने मुंह पर जंग लगे लोहे का मास्क पहना। अब ये उन्होंने क्यों करा ये मुझे अभी तक नहीं पता, जितनी भी रिपोर्ट मैंने पढ़ी। उसके बाद वो लोग कमरे में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी से मार डालते हैं। एक छत के रास्ते से घुसता है और एक मेन गेट को खटखटाकर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों बच्चे जो कि महज 18 या 17 साल के रहे होंगे, इन लोगों ने इतने बुरे कृत्य को अंजाम दिया तो दिया कैसे। मैं आपको पहले इनके हथियार के बारे में बता देना चाहता हूँ। इन लोगों ने कोई बाहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करा था, जैसे कि कोई बंदूक या कुछ और। इन्होंने घरेलू औजारों को एक बहुत ही रचनात्मक तरीके से हथियार बनाया था। एक लकड़ी के हथौड़े में कीलें जड़ी हुई थी और एक पुरानी साइकिल की चेन को आग में तपाकर गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो पहले ही उस घर के लोगों को किसी तरीके से मिठाई खिला चुके थे जिससे वो सो जाएं। उसमें नींद की गोली भी मौजूद थी। आधे नींद की हालत में जब घर के बड़े बेटे ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले अभय ने उसकी गर्दन पर जो आग में लपटी लोहे की चेन थी उससे उसको जकड़ दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। वो चीख भी नहीं पाया। मीनवाइल सारे लोग आधी अधूरी नींद में थे। इस वजह से अभय ने वो लोहे में तपती चेन को ले जाकर सबके मुंह पर रख दिया। एक एक करके ऐसे रखा कि सबके मुंह लगभग गल चुके थे। उसके बाद उसने छत का दरवाजा खोला और अर्जुन नीचे आया, हाथ में लकड़ी का हथौड़ा लेकर जिसमें कील लगी थी। और उसके बाद उसने सारे परिवारों को बहुत बेरहमी से मारा। मारने का रीजन क्या था वो किसी को नहीं पता। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने घर के फर्श में बने तहखाने में उन परिवार के सारे मेंबर्स की लाशों को छुपा दिया और पूरे घर को लकड़ी के गट्ठरों से ढक दिया। इन सब चीजों में कम से कम 1 दिन से ज्यादा का वक्त लगा होगा फॉर श्योर। और घर को आग लगाकर उन्होंने इसे दुर्घटना का रूप दे दिया। पुलिस को सिर्फ राख मिली, न पहचान, न हथियार और न ही लाश। इस हत्याकांड के बारे में सुनकर मुझे पता नहीं क्यों कई सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि इसमें या तो उन पर किसी ऊपरी शक्ति का हाथ था या सच में वो लोग एक बहुत बड़े साइको किलर थे जिनको सबूत मिटाना तक आता था। मेरा दिमाग तो अभी भी ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये लोग उन्होंने अंजाम दिया कैसे होगा आखिर इस भयानक दुर्घटना का। मैं अगला पन्ना पढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार चेता देना चाहता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक था। जिनका दिल कमजोर है वो अभी इस ऑडियो को कम से कम 10 से 20 सेकंड तक स्किप कर सकते हैं। दूसरा हत्याकांड बेहद संगीन था। शेखर का परिवार। उसी दिन शेखर जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डर था,
उसका परिवार गांव घूमने आया था। अर्जुन और अभय ने उनके परिवार को ध्यान से जांचा और परखा। उनका घर अक्सर बंद रहता था उस गांव में, इसलिए अर्जुन को हर एक चीज पता थी उस घर के बारे में। शेखर का परिवार उस घर में आता है। वो लोग शायद 10 दिन के लिए रहने के लिए आए थे। तो पहले अर्जुन और अभय उन लोगों को किसी तरीके से डराते हैं। रात में अजीब अजीब दरवाजों पर मंत्र लिखकर, वहां पर आवाजें निकालकर और खिड़कियों पर अलग अलग छायाओं को दिखाकर उन्होंने बच्चों की आवाज में चीखें भी रिकॉर्ड करी थी, जिसे वो लोग लाउड स्पीकर पर बजाते थे। शेखर का परिवार बुरी तरीके से डर गया था इन सारी हरकतों की वजह से। शेखर तो इन सब चीजों में नहीं मानता था, पर उसका पूरा परिवार इन 10 दिनों में बहुत डर गया। और 10वें दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ज्यादा भयानक था। 10वें दिन उन्होंने रात में घर में कुछ गैस छोड़ी, एक ऐसी गैस जो शायद नींद को अंजाम दे या फिर बेहोशी की गैस। वो लोग कहां से लाए थे ये किसी को नहीं पता। फिर उन्होंने हर एक इंसान के चेहरे को अपने जूते से मार मार कर उसके पूरे सर और मुंह से खून निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने मृतकों के चेहरे पर प्लास्टर से मुखौटे बनाए और आंखों की जगह धातु की कीलें ठोक दी। मतलब आंखों में धातु की कील, यानी कि मौत को कला बना देना। शरीर को बैठने की मुद्रा में उन्होंने सजाया, जैसे कि वो सब संगीत सुन रहे हों, किसी तरीके का गाना। पुलिस को शक भी नहीं हुआ कि ये हत्या है। उनको लगा कि सब आराम से मर चुके हैं, पर इतने आराम से ये मरेंगे कैसे? कोई भी प्रूफ उस घर में मिला नहीं। तीसरा और आखिरी प्रयास। इन लोगों का ये प्रयास एक ऐसा प्रयास था जिसमें सारी चीजें सामने आ गईं। ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए। जब दोनों भाई तीसरे परिवार पर योजना बना रहे थे, तब गांव के एक लड़के ने इनके इशारों को समझ लिया और पुलिस को पहले ही सूचना दे दी। जब ये लोग तीसरे परिवार को मारने के लिए गए तो वहीं पर पुलिस पहले से ही बैठी हुई थी। ये लोग कमरे में जाते हैं और इस बार जो रूप होता है वो और भी ज्यादा भयानक होता है। वो लोग अपने चेहरे पर कोई मुखौटा पहनकर आते हैं और उनके हाथ में एक लंबी सी चेन होती है जिसके अंत में एक बड़ा सा गोल कांटा लगा होता है। पर इससे पहले कि वो किसी घटनाक्रम को अंजाम दे पाते, अंदर आते ही पुलिस उन पर बंदूक लगा देती है और उन्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेती है। आखिर क्या मनोदशा रही होगी इन दोनों भाइयों की, जो ये लोग इतने बुरे कृत्य को करने पर राजी हो गए? आखिर ऐसा क्या था? पुलिस उनको लेकर जेल ले जाती है और उसके बाद पूछताछ करती है। एक अजीब चीज होती है कि दोनों भाई बिना झिझक ये कबूल करते हैं कि हां, उन्होंने मारा है, पर ये उनका काम नहीं है। पुलिस कंफ्यूज होती है और उसके बाद कोर्ट रूम ट्रायल शुरू होते हैं। सरकारी वकील उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त और समाज के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन बचाव पक्ष एक अनोखा मोड़ ले लेता है। वो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वृंदा राय को कोर्ट में पेश करते हैं। डॉक्टर वृंदा राय एक बहुत ही जानी मानी साइकोलॉजिस्ट थी। वो वहां पर आती हैं और अपने 3 तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि पहली बात, ये लोग एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मरीज हैं, यानी कि इन्हें पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, इन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद हैं। उसके बाद वो 3 अलग अलग प्रमाण देती हैं। वो बताती हैं कि अर्जुन ने चिकित्सा सम्मोहन में उस परिवार के नाम और घटनाएं बताई जो 80 साल पहले हुआ करती थी। जन्म के निशान भी बताए। उन्होंने बताया कि अभय के शरीर पर एक विशेष निशान है जो ठीक उसी स्थान पर है जहां पुरानी हत्या के शिकार व्यक्ति को गोली लगी थी। एक तर्क वो और पेश करती हैं। वो कहती हैं कि दोनों भाइयों ने ऐसे पुराने स्थानों के बारे में सटीक विवरण दिए हैं जिनके बारे में कोई उन्हें बता भी नहीं सकता। अब यहां पर चालू होती है वकीलों की बहस। वो कोर्ट में भी यही बात कह रहे होते हैं कि उन्होंने मारा नहीं है, पास्ट लाइफ ने मारने पर मजबूर कर दिया है। उनका ये बयान कोर्ट में तहलका मचा देता है पूरी तरीके से। हमारे सरकारी वकील कहते हैं, महोदय, पुनर्जन्म कोई कानूनी तर्क नहीं है, यह हत्या है योजनाबद्ध, निर्गम और मानसिक विकृति का उदाहरण। बचाव पक्ष वकील सिन्हा कहते हैं कि
पर न्यायालय अगर मानसिक विकृति को स्वीकार करता है तो आध्यात्मिक मनोविज्ञान को क्यों नहीं? अगर ये आत्मा की पीड़ा थी तो उन्हें अपराधी कहना आत्मा के न्याय का अपमान है। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि यह मामला कानून के साथ साथ आत्मा और चेतना की सीमा को भी छूता है। हमें तय करना होगा कि यह हत्या है या फिर पुनर्जन्म की प्रतिक्रिया। निर्णय तब तक के लिए संरक्षित रखा जाता है। कोर्ट 5 दिन के लिए रद्द किया जाता है। इसके साथ ही साथ न्यायाधीश महोदय एक और अपनी टिप्पणी देते हैं। वो कहते हैं कि दोनों भाइयों को मानसिक अस्पताल भेज दिया जाए। वहां पर देखा जाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ गांव वालों का यह भी कहना था कि उनके पास कुछ ऐसा था जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था। उन्हें मानसिक अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। दूसरा ट्रायल जब कोर्ट में आता है 5 दिन के बाद, तो बहुत ही भयानक कुछ हो चुका होता है ऑलरेडी। दूसरी बार अब यह मामला एक रहस्य की परतों में बदल चुका था, जहां न केवल अपराध बल्कि पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। अब तक इन दोनों को मानसिक विक्षिप्त मानने के बजाय ये विचार किए जाने लगे कि क्या उनके मानसिक विकारों का कारण कुछ और था? क्या ये उनके पिछले जन्म की यादें थीं या वो केवल जीवित शरीर नहीं बल्कि किसी अन्य युगों की आत्माएं थीं? दूसरा ट्रायल शुरू होता है। हमारे वकील कहते हैं कि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है। ये दोनों किलर सिर्फ हत्या करने के बहाने अपने खुद के पाप और विकृति पर पर्दा डाल रहे हैं। बचाव पक्ष वकील सिन्हा कहते हैं कि महोदय, ये कोई साजिश नहीं है। हम जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो पुराने युगों से जुड़ा है। हम उन दोनों के शरीर में एक विशेष प्रकार की आत्मा को देख रहे हैं जो पिछले जन्म की यादों को लाए है, वो भी एक साथ। इसके बाद बचाव पक्ष पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वृंदा राय को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। कोर्ट में आकर वृंदा राय एक और दावा देती हैं, वो भी बहुत चौंकाने वाला। तो कहती हैं कि उन्होंने कहा कि अर्जुन और अभय न केवल अपने पिछले जन्म की जानकारी रखते हैं बल्कि 3 व्यक्तियों के जीवन के बारे में सही तथ्यों को भी बताते हैं, जिन व्यक्तियों को अर्जुन और अभय कभी नहीं जानते हैं। और ये तीनों व्यक्ति पुलिस ने ही उसके सामने रखे हैं, जिसमें कि पहला साक्षी था राधेश्याम। अर्जुन ने बताया कि वो एक व्यापारी था जिसने 80 साल पहले एक बड़े मंदिर के पास व्यापार किया था। उसकी मृत्यु एक दुखद दुर्घटना में हुई। इसके बाद पैरासाइकोलॉजिस्ट वृंदा राय कहती हैं कि दूसरी साक्षी भी पुलिस ने पेश करी थी। इसमें अभय और अर्जुन का कोई हाथ नहीं था। उसका नाम था साधना। अभय बताता है कि वो एक नृत्यांगना थी जो कभी एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में पढ़ाती थी और उसकी हत्या एक बुरे आदमी द्वारा की गई थी। उसके शरीर के बाएं भाग पर जलने का निशान उसके बचपन से ही है और एक्चुअली में निशान था। तीसरी साक्षी जो थी वो थी उर्मिला। वृंदा राय बताती हैं कि अर्जुन ने विस्तार से बताया कि उर्मिला एक संपन्न घराने की महिला थी और उसने एक अत्यधिक ताकतवर व्यक्ति से विवाह किया था, लेकिन बाद में वो मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। इसी वजह से उर्मिला के दिमाग में बार बार पेन होता है। जब वो 1 साल की थी तब से ही। कोर्ट ये सारी चीजें सुन रही थी और वो भी दंग रह गई थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। थोड़ी ही देर में अर्जुन और अभय दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। उनकी आंखों की पुतलियां कांपने लगती हैं और वो दोनों एक साथ बोलने लगते हैं। हमने उन्हीं लोगों के जीवन को जी लिया था, वो हमारे अतीत थे। हमें उनके जीवन का अनुभव है, उनके आंसू, उनकी मुस्कान, सब कुछ। वो वहीं पर कुछ लोगों के बारे में और उनके पास्ट के बारे में बताने लगते हैं। कोर्ट वहां पर बार बार रुकने का आदेश देती है। किसी तरीके से अर्जुन और अभय कंट्रोल में आते हैं। 2 ऐसे भाई जो कि कोर्ट में मौजूद हर इंसान के पास्ट के बारे में बता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? वृंदा राय जी फिर एक दावा करती हैं। वो कहती हैं कि 4 अनोखे संकेत थे जो किसी के पिछले जीवन की यादों को फिर से जीवित कर सकते हैं। वो बताती हैं कि ऐसे 4 संकेत होते हैं जो किसी के पिछले जन्म की यादों को फिर से जीवित कर सकते हैं। पहला, अचानक ज्ञान का आना। किसी व्यक्ति को अचानक एक अज्ञात तथ्य याद आता है जो उसने पहले कभी सुना नहीं होता। जैसे लखनऊ में एक बच्चे को अपने आप याद आ गया था। उसे हर एक मंत्र याद थे, उसे हर एक वेद कंठस्थ थे।
तो 4 साल की उम्र में वेद कंठस्थ होना यह कैसे संभव है? उसके बाद वो दूसरा तथ्य प्रस्तुत करती हैं, संसार के अतीत से जुड़े चित्रों को देखना। जब किसी व्यक्ति को अचानक पुराने समय के चित्र या घटनाएं याद आने लगती हैं और वो इनसे संबंधित अनुभव को सहज रूप से महसूस करता है, तो वो पुनर्जन्म से जुड़ा होता है। तीसरा तथ्य, आध्यात्मिक उलझन। व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक द्वंद ऐसा हो जाता है कि वो अपने पुराने जन्म की यादों को गहरे रूप से महसूस करने लगता है। और चौथा तथ्य, अजीब शारीरिक प्रतिक्रियाएं, जैसा कि इन दोनों भाई की होती थी। व्यक्ति के शरीर की कुछ प्रतिक्रियाएं जैसे कांपना या आंखों का अजीब तरीके से झपकना, यह संकेत देता है कि उसके भीतर कोई गहरी स्मृति उभर रही है, जो कि शायद बहुत पहले की है, अभी की नहीं। इन चारों तथ्यों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा कोर्ट में माहौल अजीब हो जाता है। सरकारी वकील भी पलटवार करके ये कहते हैं कि यह सब केवल एक भ्रम और धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकता है, जो बचाव पक्ष ने दोनों भाइयों के मानसिक विकारों को छुपाने के लिए रचा है। वो कहते हैं कि यह केवल जादू और छलावा है, हमारे पास सच्चाई नहीं है। हम ये स्वीकार करते हैं कि इन दोनों में कोई मानसिक विकृत है, लेकिन ये पागल लोग हमारे धार्मिक और मानसिक विचारों के साथ खिलवाड़ करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इट अ फेयर थिंग? हमारे सरकारी वकील एक स्पिरिचुअल ट्रेनर को कोर्ट रूम में प्रस्तुत करते हैं, एक विटनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानता था। उसका नाम था डॉक्टर अक्षत कुमार, एक प्रतिष्ठित स्पिरिचुअल ट्रेनर और विचारक। डॉक्टर कुमार अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं, महोदय, ये सब गलत है। हमारे शास्त्रों में पुनर्जन्म की बात की गई है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक या मानसिक आधार नहीं है। ना ही कोई शास्त्र ये कहता है कि हम बिना किसी विशेष मानसिक क्षमता के, जैसे कि दिव्य शक्ति, अपने पिछले जन्म की यादों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डॉक्टर कुमार ने 3 अलग अलग श्लोकों का भी उल्लेख किया। वो 3 अलग अलग शब्दों में कहते हैं कि न देहिनो सर्गे कर्म वृद्धो न संभवे। शास्त्र कहता है कि केवल कर्म का प्रभाव ही पुनर्जन्म में व्यक्त होता है, लेकिन बिना कोई दिव्य शक्ति के ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा च निराकारः अस्तु, यानी आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, उसका केवल आवागमन होता है। पुनर्जन्म कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। और एट द एंड वो कहते हैं कि शरीर की माया है जो आत्मा के परिवर्तन को भ्रमित करती है। शास्त्र कहता है कि शरीर में जन्म लेने से पूर्व ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये सारे के सारे मामले उनके सामने आते हैं। अब कोर्ट के पास 2 अलग अलग पहलू थे, जो कि बहुत ज्यादा मेजर पहलू थे। एक जो आध्यात्मिक पक्ष से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था, और एक जो गवाहों के आधार पर सच्चाई बयान करने में लगा हुआ था। कोर्ट में वकीलों की तीखी बहस चल रही होती है। मामला अब और ज्यादा गंभीर हो गया था कि ये मास किलिंग है या फिर पुनर्जन्म का रहस्य। क्या ये दोनों भाई मानसिक विक्षिप्त हैं या फिर वास्तव में उन्होंने अपने पिछले जन्म की यादों को संरक्षित कर लिया है? कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस मामले को और गहराई से समझने के लिए विशेषज्ञों द्वारा इन दोनों के मानसिक परीक्षण किए जाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि इनकी स्थिति कितनी वास्तविक है और क्या वास्तव में इन्हें पूर्व जन्म की यादें हैं या केवल ये एक मानसिक विकृति का शिकार है। जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर कुमार से राय लेकर 2 ऐसे डॉक्टर्स को चूज किया, एक डॉक्टर और एक नर्स, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड थे इन चीजों को समझने के लिए। अंतिम पंक्तियां, अर्जुन और अभय के भविष्य को अब विशेषज्ञों के हाथ में सौंपा गया था। इस सवाल का जवाब अब केवल समय ही दे सकता था, शायद कि ये दोनों हत्यारे थे या कुछ और, या आत्मा के अगले सफर की कड़ी। अगला ट्रायल जब होता है तो उस वक्त बहुत भयानक हादसे हो रहे होते हैं। 15 दिन के इस ट्रायल के गैप के दौरान वो चीजें हो जाती हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। अस्पताल में उन डॉक्टर और उस नर्स का मर जाना। ये वही अस्पताल था जहां इन दोनों भाइयों की पूरी सच्चाई को उजागर करने की उम्मीद लगाई जा रही थी कोर्ट की तरफ से। लेकिन एक और अजीब और दर्दनाक मोड़ ने इस रहस्य को और भी भयानक बना दिया। जब वो अपनी तीसरी सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे तो एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। डॉक्टर अरविंद और नर्स मीरा की हत्या। दरअसल अर्जुन और अभय को
एक विशेष कमरे में मानसिक जांच के लिए रखा जाता था। दोनों भाई जिस कमरे में थे वहां एक अनुभवी डॉक्टर अरविंद और नर्स मीरा होते थे। कभी डॉक्टर अरविंद आते और उसके बाद मीरा रहती, कभी मीरा आते और डॉक्टर अरविंद चले जाते। डॉक्टर अरविंद की हत्या बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हुई थी। डॉक्टर अरविंद, जो कि एक बहुत ही अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट थे, अर्जुन और अभय की मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। उनके चेहरे पर कभी शांतिपूर्ण मुस्कान होती, कभी गंभीर चिंतन। लेकिन एक दिन उन्होंने उन दोनों के हाथ खोले और उनसे बात करने लगे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम दोनों का अतीत क्या है, अर्जुन की आंखों में गहरी चमक आई, उसकी आंखें वाइब्रेट करने लगी और अचानक से उन्होंने डॉक्टर अरविंद को पकड़कर बेड की बेल्ट से बांध दिया। जिस बेल्ट से वो अक्सर बंधे रहते थे, उस दिन शायद वो बेल्ट खुली हुई थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से अरविंद को घेर लिया और उसने अभय की मदद से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने डॉक्टर अरविंद के गले में उस बेल्ट को इतनी बुरी तरीके से कस दिया कि डॉक्टर अरविंद की सांस रुक गई और उसकी आंखों में डर झलक रहा था जब उसकी बॉडी मिली। नर्स मीरा ने जब यह शोर सुना तो वो तुरंत कमरे में आती हैं, लेकिन उसके पास समय नहीं था। अभय बुरी तरीके से मीरा को पकड़ लेता है और उसकी गले की नसों को जोर से दबाव डालने लगता है। मीरा अपनी पूरी ताकत से संघर्ष तो कर रही होती है, लेकिन अभय ने उसकी गर्दन पर दबाव इतना बढ़ा दिया था कि देर हो गई थी। दोनों नर्स और डॉक्टर की हत्या को इतनी शातिरता से अंजाम दिया गया कि कोई बाहरी व्यक्ति ये समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। पुलिस जब कमरे में घुसकर शवों को देखा तो पूरा अस्पताल कांप गया। दोनों भाइयों को बेहोशी की हालत में पाया गया। हालांकि उनका चेहरा भी वही था जो उन्होंने पिछले मामलों में दिखाया, शांत और बिल्कुल अप्रभावित। लेकिन सीसीटीवी से सब कुछ समझ में आ गया। जब तीसरा ट्रायल शुरू होता है तो एक और जांच सामने आती है। अधिकारियों की जांच के दौरान वो पाते हैं कि इन सब के पीछे केवल अर्जुन और अभय नहीं, बल्कि एक और व्यक्ति था जिसने इन दोनों भाइयों को मास्टरमाइंड के रूप में गहरे विचारों और योजनाओं से प्रेरित किया। उसका नाम था शिवाजी शरण, एक स्थानीय व्यापारी जो पहले पिछले परिवारों के इतिहास और घटनाओं से बखूबी वाकिफ था। एक ऐसा इतिहासकार जिसे सब कुछ पता हो। वो उन दोनों भाइयों से मिला था और उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि उनके पुराने जन्मों की सच्चाई को वो उजागर कर रहा है। लेकिन असल में शिवाजी शरण ने इन दोनों का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया था, क्योंकि जो भी दो परिवार मरे थे उन दोनों परिवारों के घर से गहने गायब थे। तो शायद शिवाजी शरण ये सारा काम करवाता हो। वो मीडिया में गलत सूचना फैलाने की जानकारी देता है और अदालत को भटकाने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भ्रम फैलाता है। उसने आरोपियों को यह सलाह दी थी कि वो पुनर्जन्म के सिद्धांत का पालन करें ताकि अदालत उनके खिलाफ कोई ठोस कदम ना उठा पाए। पुलिस को जब यह सारी बात पता चलती है तो वो शिवाजी शरण को कोर्ट में लेकर आते हैं। पूरी सच्चाई सामने आती है। पुलिस और कोर्ट दोनों को यह समझ आ गया था कि अर्जुन और अभय केवल एक योजनाबद्ध हत्या के पुजारी हैं और उनका मानसिक विकार केवल एक धोखाधड़ी का हिस्सा था। बचाव पक्ष बार बार आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बचाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर वृंदा वही अपने 4 सिद्धांतों को पेश कर रही थी और ये दावा कर रही थी कि मास्टरमाइंड का प्रभाव केवल आरोपियों की मानसिक स्थिति पर था, जिससे वे अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे थे। लेकिन अदालत ने अब यह स्पष्ट कर दिया था कि मानसिक विकृति और पुनर्जन्म का दावा सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था। सरकारी वकील ने यह साबित कर दिया कि शिवाजी शरण ने इस साजिश के पीछे आध्यात्मिक भ्रम फैलाकर दोनों भाइयों को मनोरंजन करने के लिए प्रेरित किया। हमारे सरकारी वकील कहते हैं कि यह एक साजिश थी, एक गलत धारा का निर्माण। हम इस कोर्ट से यही अपेक्षा रखते हैं कि इन दोनों हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और शिवाजी शरण को हो सके तो मौत की सजा, क्योंकि उनका हर कदम एक योजना का ही हिस्सा था जो योजना शिवाजी शरण ने बनाई। कोर्ट ने तीनों अपराधियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही साथ यह आदेश दिया गया कि इन पर तब तक परीक्षण किए जाएंगे जब तक ये अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं आ जाते। दूसरी तरफ सरकार ने यह फैसला दिया कि अब आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर अपराधों की व्याख्या नहीं की जाएगी और इस मामले ने समाज को यह सिखाया कि मानव मन की शक्ति
कभी अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है। थोड़े दिनों के बाद शिवाजी शरण, जो कि मानसिक अस्पताल में अभी भी था, उसने खुदकुशी कर ली। पता नहीं क्यों। अगर मैं इसका आपको तांत्रिक पर्सपेक्टिव दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्मोहन या फिर मोहिनी विद्या एक ऐसी विद्या है जो कि षटकर्मों में आती है। इन विद्याओं के जरिए ये सब चीजें करी जा सकती थी। इन विद्याओं के जरिए किसी भी ट्रांस में पहुंचा जा सकता था। एक ऐसा प्रयोग भी होता था जिसमें इंसान अपनी ही आत्मा को सम्मोहित करके वापस उस दुनिया में जा सके जहां से वो शायद पिछले जन्म में देख सकता था या वहां पर रहता था। पर अपने शरीर से आत्मा को निकाल कर उसको सम्मोहित करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मेरी नॉलेज में सिर्फ मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जो ये काम कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है, जब हम भी वो किसी के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो ये सब देख के करते हैं कि उसकी आत्मा किसी तरीके से वापस आ जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आत्माओं की दुनिया के 3 मिनट हमारी दुनिया के कितने भी मिनट हो सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा देर आत्माएं वहां पर रहती हैं तो आपको कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आप सोते सोते मर सकते हो। इसलिए हम लोग भी जब भी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि इंसान की कैपेबिलिटी कितनी है और कितने सेकंड के बाद उसे जगाना है या उसके शरीर पर एक पिन चुभोनी है जिससे वो वापस आ जाए। पर पुनर्जन्म, मुझे नहीं लगता कि अधिकतर लोगों को अपने पुनर्जन्म की बातें याद रही होंगी। अगर मैं पुनर्जन्म का टॉपिक भी देखकर इसे मानूं कि शायद उन्होंने एक ऐसे लेवल को प्राप्त कर लिया होगा कि वो लोग स्वसिद्ध साधक हो गए होंगे और पुनर्जन्म में चले गए होंगे, तो भी ये घटना मैं इसको पूरी तरीके से सत्य नहीं मानूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद हमारे बीच बहुत कम मौजूद है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की कपाल क्रियाएं नहीं होती हैं उनको अपने पिछले जन्म की यादें याद रहती हैं। हो सकता है कि वो इंसान सही तरीके से मरा हो, उसकी कपाल क्रिया भी हो, पर फिर भी कई बार नियति ही डिसाइड करती है कि किस इंसान को यादें देनी है या फिर किस इंसान की ऊर्जा दूसरे जन्म से इस जन्म तक संरक्षित रखनी है और किस जन्म तक नहीं। ऐसा मेरा टेक है। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसे क्या मानते हैं। एक पुनर्जन्म की हुई ऐसी घटना जो बदले का रूप लेकर इस जन्म में आ चुकी थी, या कोई सुपरनैचुरल एंटिटी जो ये सारा काम कर रही थी, या एक सोची समझी साजिश जिसे शिवाजी शरण के द्वारा दोनों भाई अभय और अर्जुन के जरिए करवाया गया। इस तरह के और केस को जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। कला हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होती है जो शायद मरते दम तक हमारे साथ रहती है। मेरे गुरु हमेशा कहा करते थे कि जो आर्ट होती है वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है और उसको मास्टर कर लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कर्म है। अब यहाँ पर मैं कभी कभी ये सोचता था कि क्या होगा अगर किसी ने अपनी आर्ट को एक ऐसे लेवल पर मास्टर कर लिया कि वो खुद भी उसे कंट्रोल ना कर पाए, जहां पर कला उसे अपनी तरीके से चलाए। कई बार ऐसे उदाहरण मैंने देखे भी थे। पर अगर कभी ये कला आपको किसी को मारने पे मजबूर कर दे तो आप क्या सोचेंगे? जब मैंने अपने अगले ऑडियो लॉग को सुना तो मुझे ये पता चला कि कोई इंसान अपनी कला के लिए किस हद तक गिर सकता है। कला के लिए उठना एक अलग चीज है, पर उस इंसान ने, जिस इंसान का ये पूरा का पूरा केस था, वो अपनी कला के लिए ऐसे गिर गया कि उसने बहुत बुरे बुरे कर्म कर डाले। चलिए पहले सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था। केस नंबर 79, एक ऐसा केस जिसमें कला को संरक्षित रखने वाला इंसान यानी एंटिक स्टोर का मैनेजर गंगाराम, उसी ने अपने ही स्टोर में 4 लड़कियों की हत्या कर दी। हत्या का तरीका किसी आम किलर जैसा नहीं था, बल्कि उद्देश्य सिर्फ उनकी हड्डियों से यूनिक कला के नमूनों को तैयार करना था। गंगाराम ने पुलिस को भी यही बयान दिया कि ये सब उसकी कला का हिस्सा है, ना कि कोई मौत। सिंगल ट्रायल हुआ, उसका गुनाह सामने भी आ गया और कोर्ट ने उसे आईपीसी के धारा 302, 364, 201, 120 बी के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई। पर इसके बाद जो जेल में उसने करा, वो देखने के बाद ऐसा लगा कि वो कला के जरिए किसी अदृश्य शक्ति की पूजा कर रहा है। आखिर
क्या सच था गंगाराम का? जिस तरह से आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, गंगाराम एक यूनिक स्टोर चलाता था जिसके अंदर वो आर्ट के अलग अलग नमूनों को इकट्ठा करा करता था। केस में जैसा आपने ऑडियो लॉग में सुन लिया है कि उसने 4 बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं करी हैं। लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार इसका सिरा क्या था, उसने ये सारी चीजें शुरू करी क्यों थी। गंगाराम दरअसल एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। कोई भी उसके यहाँ आता तो वो नई नई कहानियां सुनाता और उसके बाद लोगों को अपनी बातों में बहकाकर मूर्तियां खरीदने पर या कोई भी एंटीक चीज को खरीदने पर मजबूर कर देता। उसकी कन्विक्शन पावर इतनी अच्छी थी कि बड़े बड़े लोग उसके यहाँ से मूर्तियां खरीद कर लेकर चले जाते थे। पर कुछ समय तक बहुत अजीब होने लगा। कुछ लड़कियां गायब होने लगी आउट ऑफ नोवेयर, जिन्हें आखिरी बार गंगाराम के ही यूनिक स्टोर में देखा गया था। गंगाराम बहुत ज्यादा सीधा इंसान था, इसलिए उस पर किसी ने शक ऐसा किया नहीं। लेकिन क्या होगा अगर गंगाराम का सच सबके सामने आ जाए? एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जो बहुत ज्यादा भयानक थे। कुछ लड़कियों के ऐसे स्पेसिफिक सुराग मिले जो उसके एंटीक स्टोर में ही मौजूद थे। मैं आपको अगर बताऊंगा तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन गंगाराम अपनी कला को करने के लिए उन लड़कियों के हड्डियों को प्रयोग करता था। चलिए अब इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि पहला खून जो उसने किया वो पुलिस के दृष्टिकोण से किस हिसाब से होगा। सबसे पहला जो खून किया था उसने, वो थी तनिष्का नाम की एक लड़की, उम्र 19 साल। तनिष्का एक आर्ट स्टूडेंट थी जो कि उस शहर में इंटर्नशिप करने के लिए आई थी। उसे ऐतिहासिक चीजों का शौक था। एक दिन वो उस एंटीक स्टोर में गई और एक बहुत ही प्राचीन बोधिसत्व मूर्ति के बारे में पूछताछ करने लगी। गंगाराम ने फिर से उसे अपनी बातों में फंसाया, जैसे कि वो सबको फंसाता था। लेकिन इस बार वो उसे अपने स्टोर न ले जाकर अपने गोडाउन में ले गया, जहां पर एक पुरानी मूर्तियों का पूरा संग्रह। उसने उस लड़की को बोला कि नीचे बहुत सारी पुरानी मूर्तियां हैं जिन्हें केवल असली उसके कदरदान ही देख सकते हैं। जैसे ही तनिष्का नीचे गई, गंगाराम ने ऑन द स्पॉट दरवाजा बंद कर लिया। रात भर उसने चीखने की कोशिश करी, लेकिन तहखाने की दीवारें सदियों पुरानी थीं और शायद गूंगी भी थीं। गंगाराम ने किसी तरीके से उस लड़की के सर पर एक जोरदार प्रहार किया जिससे लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद गंगाराम ने एक ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जो शायद मैं, आप और हम में से कोई भी सोच ना सके। उसने एक लोहे की पैनी छेनी से तनिष्का की पीठ की रीढ़ की हड्डी निकाली और उससे एक झूमर की धुरी बनाई। धुरी बनाने के बाद उसने ये भी उस कला के आगे लिखा कि हड्डियां सबसे अच्छा फ्रेम बनाती हैं, वो कुदरत की असली कला होती है। दरअसल गंगाराम हर एक यूनिक आइटम्स के आगे एक कोट लिखता था। उस कोट का अपना एक मतलब होता था, उससे पूरी की पूरी कहानी जुड़ी होती थी उस पूरे मुजस्सिमे की। दूसरी मौत जो हुई थी उस लड़की का नाम था संजना, उम्र 22 साल। संजना एक ब्लॉगर थी जो शिल्प पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। वो गंगाराम से मिलने आई और उसने एक लाल रंग की संगमरमर की गणेश जी की प्रतिमा खरीदी। गंगाराम ने उससे फिर से कहा कि क्या आप इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगी? बहुत कम लोगों को ये पता है। संजना उसकी बातों में आ गई और उसके साथ उसके वर्कशॉप यानी कि उसके गोडाउन में चली गई उसके साथ। वहां पहले से ही उसने एक पटरी पर एक लकड़ी की नक्काशी वाली कुर्सी रखी थी। गंगाराम उससे कहता है कि आप इस पर बैठिए, तभी वो इस कहानी को शुरू करेगा। और जैसे ही वो संजना उस कुर्सी पर बैठती है, उसको ये महसूस होता है कि उस कुर्सी पर एक्चुअली उसके बेस में कीलें गड़ी हुई हैं। वो जितनी देर में उठने की कोशिश करती, गंगाराम उसके पूरे शरीर को अपने दोनों पैरों से दबा देता है और लड़की के यानी कि संजना के पूरे शरीर में सिर्फ कीलों के घुसने के निशान होते हैं, जिससे अधिकतर ब्लड निकलने के कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। गंगाराम इसके बाद उसके चेहरे की चमड़ी उतार कर एक हस्त निर्मित यानी कि हैंडमेड मुखौटा बनाता है और वो अलग अलग उस पर पेंट करता है। इसके बाद वो उसे अपने स्टोर में एज अ राजस्थानी रावण मुखौटा कहकर बेचता था, जिसे शायद आगे जाकर किसी एक इंसान ने खरीद भी लिया था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना ज्यादा क्लियर आखिरकार मुझे पता कैसे है।
दरअसल वकील की जो रिपोर्ट है उसमें प्रॉपर उसका बयान है। ये सारा का सारा बयान गंगाराम ने खुद पुलिस को दिया है। उसने खुद बताया है कि उसने लड़कियों को कैसे मारा। उसने ये भी बोला कि अगर उसके सारे के सारे आइटम्स बिकते नहीं और फिर उसे पुलिस पकड़ लेती तो शायद वो कभी ना बताता, पर उसकी सारी कला बिक चुकी है, सारी कला को लोगों ने पहचान लिया है, इस वजह से उसने बता दिया। वो अगला खून भी कर देता, पर किसी तरीके से पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। तीसरी मौत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी रूह कांप गई पूरी की पूरी। नीलम, जो कि एक सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी, उम्र 25 साल, उसने अपने घर के लिए एक पंचधातु की मूर्ति लेने का सोचा। वो गंगाराम के स्टोर में आती है। गंगाराम कहता है कि आप जैसी तेज समझ की लड़की के लिए मेरे पास एक खास यूनिक पंचधातु से बनी मूर्ति है। नीलिमा उसे समझने के लिए वहीं पर बैठ जाती है और इसी के साथ गंगाराम नीलिमा को ऑफर करता है एक चाय जिसमें नींद की गोली मिली हुई होती है। नीलिमा जब उसे पीकर बेहोश हो जाती है तो गंगाराम उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करता है। हाथ और पैर अलग करके उनमें चांदी के पतले तार गूंथ कर एक वॉयलिन बनाता है और उसमें लिखा था कि एक वॉयलिन जिसमें हजारों भावनाओं की आवाज गूंज रही है। ऐसा करके उसने अपने स्टोर में लटका दिया था। और आखिरी शिकार, जिसका नाम था आर्या, उम्र 18 वर्ष, वो अपने पिता के साथ शोरूम देखने आई थी। गंगाराम ने उस पर भी नजर गड़ा दी। कुछ देर बाद आर्या अकेले लौट कर आती है अपने पिताजी के लिए एक यूनिक आइटम को गिफ्ट करने। उस रात बारिश हो रही थी। गंगाराम ने आर्या को एक बड़ा लकड़ी का संदूक दिखाया और बोला कि इसमें बंगाल का 100 साल पुराना झूमर है, तुम अपने पापा को वो दे सकती हो। जैसे ही आर्या ने उस बड़े संदूक को खोला, गंगाराम ने उसे उस संदूक में धक्का दे दिया और ताले को बंद कर दिया। 3 दिन तक उसकी चीखें उस संदूक के अंदर गूंजती रहीं और उसके बाद आर्या बिना हवा के, बिना पानी के वहीं उसी संदूक में दम तोड़ देती है। गंगाराम ने उसके अगले 3 दिन तक उसके शरीर की हर हड्डी से एक झंकारदार विंड चाइम बनाया और उसके नीचे एक कोट लिखा कि जब हवा चलेगी तब उसकी आत्मा बोलेगी। पुलिस ने सारी चीजों को बहुत गहराई से समझा और उसकी वर्कशॉप में छापा पड़ने पर पता चला कि उसने हर एक चीज में किसी ना किसी लड़की का हिस्सा इंक्लूड करा था। झूमर, मुखौटा, वॉयलिन, विंड चाइम तो सिर्फ 4 एग्जाम्पल थे। उससे पहले उसके स्टोर में कुछ ऐसी चीजें रखी थी जिसमें पुरानी हड्डियों के अवशेष भी मिले। गिरफ्तार करने पर गंगाराम मुस्कुराकर ये कहता है कि मैं कला के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हड्डियां सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं होती, वो अमर कला की नींव होती है। पुलिस ने जब पूछा कि बाकी मांस का क्या किया तो गंगाराम मुस्कुराकर कहता है कि मैं सभी के मांस को पकाकर खा गया। अभी भी घर में कुछ खाना पड़ा हुआ है, वो खा सकता है। स्टोर अब बंद हो चुका है। लेकिन सब अजीब था। यह मामला जब कोर्ट में आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा भयानक मोड़ ले लेता है, क्योंकि 4 लड़कियों की निर्मम हत्या हो चुकी होती है।